हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की बुक है हमारे अतीत थर्ड भाग 1, इसके पार्ट 3 है। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पार्ट 3 दिया गया है इधर। पार्ट 3 है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। रेयत, रेयत को हम किसान से मिलाएंगे। महाल, महाल ग्राम समूह। ठीक है, निज, निज यानी होता है बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। रेयती, रेयती यानी रेयतों की जमीन पर खेती। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, रिक्त स्थानों, रिक्त स्थान भरिए। पहला है क, यूरोप में बोर्ड उत्पादक को, इसमें भरा जाएगा बच्चों नील का आयात। नील का आयात। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। और यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को नील का आयात से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। ख है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के कारण बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? औद्योगिकरण, इसलिए उद्योग में उसका बहुत ज़्यादा मांग होने लग गई। उद्योग यानी कि काम धंधे बिजनेस में, इसलिए उसकी क्या हो गई, मांग बढ़ने लग गई। ग नंबर पे है, खालिस्तान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो किसकी खोज से? तो कृत्रिम रेशा। ठीक है, जिस रेशे को हम बना सकते थे मनुष्य, उसे कृत्रिम रेशा बोलते हैं। ठीक है, घ, चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। तो इसका हो जाएगा बच्चों नील बागान मालिकों। ठीक है, नील, जो नील के जो बागान थे यानी कि जहाँ पे नील को बोया गया था, उसके जो मालिक थे उनके खिलाफ था। ठीक है, कौन सा? चंपारण आंदोलन। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। तीसरा प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर लिखते हैं हम। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलू निम्नलिखित थे। नंबर 1, राजाओं एवं तालुकदारों को जमींदार मान लिया गया। ठीक है, क्या मान लिया गया? जमींदार मान लिया गया। नंबर 2, उन्हें किसानों से लगान वसूलने तथा कंपनी को राजस्व, इधर आ जाएगा राजस्व। ठीक है, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। किनको? राजाओं को। जमींदारों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई, मतलब स्थायी रूप से तय की गई कि आपको इतनी राशि जो है वह चुकानी है, अर्थात भविष्य में इनमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। 4th है, जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल रहता था उनकी ज़मीनें छीन ली जाती। मतलब जो जमींदार थे वो अगर ये जो वो नहीं चुका पाते थे राजस्व, उनको ज़मीनों को छीन लेते थे। अब प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? चलिए बच्चों, इसका आंसर लिखते हैं। महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले निम्न प्रकार अलग थी। नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त में व्यक्ति विशेष की जमीन की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर राजस्व निर्धारण किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ महालवारी व्यवस्था में राजस्व का भुगतान पूरे गांव, जिसे महाल कहा जाता था, के द्वारा किया जाता था। मतलब इसमें पूरे गांव का करता था और इसमें जिसकी जितनी जमीन रहती थी उसी हिसाब से राजस्व निर्धारित कर रखा था। दूसरा नंबर हो जाएगा बच्चों, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित कर दिया गया था कि मतलब इतना आपको चुकाना है।
जिसको भविष्य में भी बढ़ाया नहीं जा सकता था, जबकि महालवारी व्यवस्था में समय समय पर भू राजस्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता था। मतलब उसको अपने हिसाब से वो घटा बढ़ा सकते थे। जैसे इनमें तो निश्चित था स्थायी में कि आपको इतना चुकाना है, इसके बाद में आगे आपका भविष्य में पैसा नहीं बढ़ेगा, मतलब जो भी उनका एक तरह से टैक्स मान लो। लेकिन इसमें था कि मतलब उसका मूल्यांकन करते थे, ये लोग बढ़ा भी सकते थे, है ना। नंबर 3 हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व संग्रह करने की जवाबदेही जमींदारों पर थी। मतलब इसमें जो टैक्स था, मतलब एक तरह से वो कौन लेते थे, जमींदार इकट्ठा करते थे उन पैसों को। जबकि महालवारी व्यवस्था में यह जवाबदेही गांव की मुखिया की होती थी। इसमें जमींदार करते थे और इसमें जो गांव के मुखिया, जिसको सरपंच बोलते हैं, वह करते था। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के, इसका उत्तर है बच्चों, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था का रियत, ये हो जाएगा बच्चों, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, रेयतवारी, ठीक है, का नाम दिया गया। राजस्व निर्धारण की जो मुनरो व्यवस्था थी उसको रेयतवारी का नाम दिया गया। इसमें सीधे किसानों से ही राजस्व वसूली की व्यवस्था थी, मतलब डायरेक्ट किसानों से इसमें वसूली करते थे। मुनरो व्यवस्था के कारण 2 समस्याएं पैदा हुई। नंबर 1, मुनरो व्यवस्था में ऐसा माना जाता था कि इसमें सामान्य किसान संपन्न उद्यमशील किसानों में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब उन्होंने ये सोचा कि इस व्यवस्था से जो किसान है ना वो तरक्की कर जाएंगे, मतलब मेहनत करने वाले हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, मतलब उनके पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 2, राजस्व अधिकारों से भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी गई, मतलब इसकी दर काफ़ी ऊंची थी। रेयत इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। रेयत यानी कि बच्चों एक तरह से जो किसान जिनको सरकारी भूमि दी गई है उनको रेयत बोल दिया गया। तो रेयत जो थे इतना अधिक भूमि राजस्व यानी कि भूमि पे जो टैक्स लगता है वह देने की स्थिति में नहीं थे। वह गांव से भाग रहे थे और बहुत सारे किसान वीरान भी हो गए थे, है ना।